हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेम वही होने वाला है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी टॉपिक जो हम चला रहे हैं हम लोग, हमारी सीरीज जो चल रही है इस टॉपिक की, ये कुछ सेकंड लास्ट वीडियोस होने वाली है इस पूरे टॉपिक की। अब लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था, अगर आपने सेक्शन चेक नहीं किया है तो आप चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको देखिएगा पूरे 7 वीडियोस मिल जाएंगे ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे आप जाके अपने पूरे चैप्टर को थोरोली रीड कर सकते हो, समझ सकते हो विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैंने सब कुछ आपको डाटा दिया हुआ है। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे जैसे हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा चीज़ें आप सीखोगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, ठीक है। तो बेटा आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं केस नंबर 2 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट चैप्टर। ओके, तो बेटा केस नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, आप एक बार चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखो बेटा केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। कौन सा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन? किसी भी टॉपिक से कनेक्टेड अगर आपके पास टोटल कैपिटल नई फर्म की अगर आपके पास गिवन नहीं है, तब आप क्या करोगे बेटा? जैसे चैप्टर केस नंबर 1 में था हमारे पास, वैसा ही सेम यहाँ पर भी सिनेरियो रहने वाला है कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो भी होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेंटेन करनी है। तो फॉर दैट मुझे क्या चाहिए होता है बेटा? अगर इस केस की बात करो तो इस केस में आपको क्या सीखने को मिलेगा? आपको यहाँ क्या आपको करना है? क्या आपको करना है? सिंपली जो भी आपकी कैपिटल रेशियो है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली बराबर करना है किसके? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। और ये होगा कब? जब आपको कैपिटल जो हमारे पास गिवन होगी, और ये होगा कैसे बेटा? जो भी टोटल कैपिटल आपके पास है नई फर्म की, अगर आप उसे न्यू रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर दोगे तो आपका काम हो गया सिंपल। पिछले वाले केस में क्या था बच्चों? पिछले वाले केस में आपको ये वाला जो पार्ट था टोटल कैपिटल वाला, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि जब नई फर्म बनेगी तो न्यू फर्म के अंदर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होने वाली है। हमारे लिए वो बड़ा ईजी था, हमने जस्ट ये उठाया और न्यू रेशियो में डिवाइड करके ट्रांसफर करके लिख दिया और बैलेंस कर दिया। जो बैलेंसिंग फिगर बचा उसे कैश, बैंक या करंट, जहां क्वेश्चन ने बोला वहां हमने डाल दिया और हमारा काम खत्म। दैट्स इट। इस केस में क्या है आपके पास? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपके पास क्या है? मिसिंग होगा, मतलब गिवन नहीं होगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। सर निकालेंगे कैसे? वो भी बड़ा सिंपल सा पार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। तो हम जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, हम कुछ स्टेप्स यूज़ करेंगे। तो बेटा इस टॉपिक के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे देख लेते हैं एक बार। तो स्टेप्स, तो बेटा सबसे पहला जो स्टेप्स आपके पास होने वाला है वो क्या रहेगा? बेटा सबसे पहला क्या करोगे? रिकॉर्ड all the adjustment in, कहाँ रिकॉर्ड करनी है बच्चों आपको? इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइंड आउट एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सब के बाद जो भी आपकी कैपिटल आने वाली है उसे कैलकुलेट कर लो और कहाँ लिखो बेटा? सिंपल, इन वर्किंग नोट्स। आपको सिंपली उसे वर्किंग नोट्स में प्लेस कर देना है। अब पॉइंट आता है सर ये एडजस्टेड कैपिटल होती क्या है, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस एडजस्टेड कैपिटल को? तो बेटा आप कुछ नहीं करना, सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद जो आप नॉर्मल क्वेश्चन करते थे ना, जहाँ पे आप क्या लिखते थे? टू बैलेंस सी डी। क्या लिखते थे बैलेंस शीट में आप? बैलेंसिंग फिगर। वही बैलेंसिंग फिगर को एडजस्टेड कैपिटल कहा जाता है, मतलब सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो कैपिटल निकल के आती है लास्ट में उसे ही एडजस्टेड कैपिटल कहा जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सेम आप क्या करोगे? अब सारी एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर लो, जितने भी गिवन है आपके पास, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया आपने। रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में ये बचेगा आपके पास, और सिंपली आपको क्या करना है? इसी को कहाँ निकालना है? लेकिन वर्किंग नोट्स में निकालना है बस आपको। सिंपल, वर्किंग नोट्स में निकालने के बाद सेकेंड स्टेप, मेक अ टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्हीं की कैपिटल आपने निकाली ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। लो जी, अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का ही तो पंगा था सारा, बाकी सारे स्टेप्स तो आपके पास पुराने वाले केस के होने वाले हैं। केस नंबर 1 में जो हमने देखा था सेम एग्जैक्टली वही सारे पॉइंट्स यूज करोगे आप। तो हमने क्या किया? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो गिवन नहीं था वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो बताओ ये बहुत सिंपल वाली चीज़ है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो हमने क्या किया? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लिया। निकालने के बाद अगला पार्ट क्या करोगे आप? सिंपल वही सारे स्टेप्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कब कैलकुलेट करनी है आपको? इफ
नॉट गिवन। बेटा अगर आपको गिवन नहीं है ना तो आप सिंपली कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद फाइंड आउट, या फाइंड आउट ना लिख के सिंपल आप डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म in new profit sharing ratio and place it in पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ प्लेस करोगे बेटा आप? सिंपली जो आपने अब तक नहीं किया था दैट इज बैलेंस CD। तो टू बैलेंस CD जो लास्ट में आपने निकाल के छोड़ दिया था ना, लिखा नहीं था आपने, वो आपको क्या करना है, उस वहाँ पे उठा के जो कैपिटल आपने रिकॉर्ड किया है, निकाला है, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को आपने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो यहाँ पे निकाली थी आपने, इसको आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो, जो भी कैपिटल बनेगा उसे टू बैलेंस CD में ट्रांसफर कर देना, अपना काम खत्म। फिर अगले लास्ट स्टेप में एनी सरप्लस, अब जब बैलेंस करोगे तो क्या होगा बेटा, कोई ना कोई सरप्लस या डेफिसिट तो बचेगा ना किसी न किसी बैलेंसिंग फिगर में। तो एनी सरप्लस या फिर डेफिसिट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू, किसके थ्रू एडजस्ट करोगे बच्चों आप? सिंपल कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, या फिर बच्चों आप इसे ट्रांसफर करोगे कहाँ पे? करंट अकाउंट के थ्रू। तो ये आपको करना है एज पर द क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा बता देगा बच्चों कि आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा सरप्लस या डेफिसिट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो आपको ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट, खत्म काम हमारा। तो ये सारे कुछ स्टेप्स आप लोग यूज़ करने वाले हो, जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सारे स्टेप्स को हम लोग यूज़ करेंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ये सारे स्टेप्स कैसे यूज़ करेंगे आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था हमारे लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है एडमिशन वाले चैप्टर में, जहाँ पर हमने सीखा था केस नंबर 3 इन कंबाइंड कैपिटल। सारा का सारा केस वही है आपका, बस कंबाइंड कैपिटल में क्या था, वहाँ कंबाइंड बोलते थे बिकॉज क्या है, ओल्ड पार्टनर्स थे, है ना, जो बच्चे वो पार्टनर्स हैं उनका कंबाइन निकाल दिया। यहाँ पे क्या सिंपल वही काम करना है। ये काम आपका क्या है, ये वाला पहला वाला एडजस्टेड कैपिटल तो वहाँ पे निकालते थे, बस यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल के कंबाइन कैपिटल बोलते थे। रिटायरमेंट में सेम वही काम, प्रोसीजर एक्जैक्टली सेम है। तो अभी देखते हैं इसको एक्जैक्टली कैसे करना है, क्वेश्चंस क्या करने हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है, या टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसको बाद में वेरीफाई कर सको, हम क्वेश्चन जब करेंगे तब इजीली, ठीक है। तो अभी देखो, अभी चलो इसको नोट कर लो, तब तक हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके तो बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, तो एक बार क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में कहता है राधा, मानस और अर्नव 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिया हुआ है 3:1 का, एंड बैलेंस शीट दी हुई है आपको। तो बैलेंस शीट में जो डाटा गिवन है उसमें लायबिलिटी साइड पे एक आइटम है दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैंने क्या कहा था आपको, जब भी आपको ऐसा आइटम मिलेगा तो आप क्या करोगे, सीधा डॉट लगा लोगे या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। ओके नेक्स्ट एसेट साइड पे देखो, तो बेटा एसेट साइड पे एज सच कोई आइटम नहीं है जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, तो वो छोड़ देंगे हम लोग। देन नीचे आ जाओ, मानस को रिटायरमेंट मिलेगा 1 अप्रैल 2019 में, कुछ फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर। कंडीशन नंबर 1, स्टॉक जो है वो अप्रिशिएट करोगे आप, 20% से बाय लिखा है तो सेम 20% आपका क्या हो गया, फायदा हो गया, अप्रिशिएशन है, फायदा होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो वैल्यू है वॉज टू बी इंक्रीज्ड टू 15%। उसने क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो वैल्यू है उसको 15,000 रुपये तक इंक्रीज करना है। 2 लिखा है बेटा, 2 में क्या लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस। अब पुराना चेक करो एक बार, सर पुराना दिया हुआ 10,000 रुपीज़ का, परफेक्ट। अब पुराना 10 है, न्यू बोल रहा है वो 15 बनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, आपका सिंपली 5,000 रुपये का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है हमें, कि 5,000 रुपीज़ का सर हमारे यहाँ पे लॉस हो गया। देन उसके बाद फर्नीचर की जो वैल्यू है वो आपको रिड्यूस करनी है बाय 3,000 रुपीज़ से, तो ये आपका क्या है, बाय लिखा है, इट्स अगेन अ लॉस। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,90,000। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बार चेक करो जरा कितनी है। सर इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है 2 लाख रुपए का, लेकिन अगर उसमें देखा जाए 1,90,000 रुपये की उसकी वैल्यू रह गई है, दैट मीन्स 10,000 का लॉस हो गया हमारे पास। अब इस लॉस को बियर करने के लिए हमने अलग से क्या कर रखा है, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रिएट किया हुआ है, जिसका अमाउंट जो है वो 1,10,000 है। इसका मतलब 10,000 का लॉस बियरेबल है, हम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या है आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से अगर आपको डर लगता है, आपको समझ में नहीं आता ट्रीटमेंट क्या है, वी हैव डिफरेंट 5 केसेस अवेलेबल। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिएगा, ठीक है, चेंज इन पीएसआर के सेक्शन में मिलेगा आपको वहाँ।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म, जो वैल्यूड है हमारे पास 2 लाख रुपए का गिवन है, तो जो गुडविल है वैल्यूड वाला 2 लाख, इसमें से हम क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है मानस, उसका शेयर निकाल के ट्रांसफर करेंगे, जो कि एडजस्ट किया जाएगा किसके थ्रू, राधा और अर्नव के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ये तो हम वैसे भी करते हैं। उसके बाद मानस जब रिटायरमेंट लेगा तो हम 68,000 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो उसे करेंगे कैश में, और जो उसका बैलेंस बचेगा वो उठा के कहाँ डाल देंगे बच्चों, सीधा लोन अकाउंट में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि कैपिटल ऑफ राधा एंड अर्नव वर टू बी इन प्रपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोला कि भाई जो बचे हुए पार्टनर्स हैं राधा और अर्नव, इनका जो कैपिटल है वो न्यू प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको मेंटेन करना है। अगर कोई डेफिसिट या सरप्लस बचता है तो क्या करोगे आप, इन देयर कैपिटल अकाउंट्स वॉज टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। अभी हमने बात कर रहे थे ना कि बेटा वो बताएगा पक्का, क्या बोला उसने मेरे को कि डेफिसिट या सरप्लस कहाँ डालोगे आप, सीधा सर करंट अकाउंट के अंदर। तो इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बोल दिया उसने, बैंक बोलेगा तो हम बैंक डाल देंगे, कैश बोलेगा तो कैश डाल देंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है आपको, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में बनने वाली है, मतलब न्यू फॉर्म के अंदर जो बैलेंस शीट बनेगी वो आपको प्रेजेंट करनी है। ठीक है सर, ओके, सो मेक श्योर कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से अभी कवर करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे अभी आपके लिए, जिस आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ साथ, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे, इससे हम लोग ग्रैब कर लेते हैं, पहले इसको हटाते हैं, ये हमारे पास। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो बेटा सॉल्यूशन कैसे होने वाला है देखते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे इसका सिंपली, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, तो सीधा चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी आइटम्स थी आपके पास सभी को हम लोग एक बार चेक कर दें। तो सबसे पहली आइटम जो मेरे पास थी दैट इज़ स्टॉक। जो स्टॉक का अमाउंट है आप उसे क्या करोगे सर, उसको हम एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बेटा जितना अप्रिशिएट करोगे वो सारा बेनिफिट है, तो बेनिफिट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इधर। तो यहाँ लिखोगे आप स्टॉक अकाउंट। तो बाय स्टॉक अकाउंट कितना अप्रिशिएशन है बेटा, 20% उसने मुझे बोला है। तो 20% की अगर हम बात करें तो 2,40,000 रुपये का अमाउंट है आपके पास स्टॉक के लिए, जिसके बेसिस पर अगर आप अप्रिशिएशन दिखाएंगे 20% का, तो बेटा ये हो जाएगा 48,000 रुपीज़ का वैल्यू। देन प्रोविजन फॉर डीडी इंक्रीज किया जाएगा 15,000 तक। 10,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो मेरा कंप्लीट लॉस। 15,000 क्रिएट करना है, 10 ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया कितना, 5,000 रुपीज़ का वैल्यू। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू में 3,000 रुपये से रिड्यूस कर रहे हैं सर, बाय लिखा हुआ है तो बाय में सेम वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेटा बाय में कितना आएगा सर, बेटा ये आएगा आपके पास 3,000 रुपये का अमाउंट। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट है उसने क्या बोला मुझे, उसने बोला सर हमारी जो वैल्यू है बुक्स के हिसाब से देखा जाए, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू बेटा कितनी है इन्वेस्टमेंट में, 1,02,000 आपकी 2 लाख रुपए की। लेकिन मार्केट वैल्यू देखी जाए तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी बताई बच्चों, सर ये बताइए मेरे पास 1,90,000। तो वी हैव अ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, बट इस लॉस को कवर अप करने के लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विच हैज़ 1,10,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये लॉस जो है वो इसमें से कवर हो जाएगा। कवर होने के बाद IFF में कितना पैसा बचेगा सर, ये बचेगा हमारे पास 1 लाख रुपए का। अब इस 1 लाख का क्या करना है सर, इस 1 लाख को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। परफेक्ट है ना। इसके ऊपर अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने जैसे कि आपको बताया, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, चेंज इन PSR का चैप्टर है, वहाँ पे आपको इसके ऊपर प्रॉपर्ली डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एंड IFF इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग केसेस के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ईजिली मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि कब इसका पार्ट रिवोल्यूशन में आएगा, कब रिवोल्यूशन में नहीं आएगा, बचे हुए का क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट सब कुछ मिलेगा आपको। आप एक बार चैनल को स्क्रॉल करो, मिलेंगे आपको चीज़ें। ओके ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है गुडविल का। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो रिवैल्यू, वो आपकी वैल्यूड होगी 2 लाख। अब गुडविल का तो कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमें समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इसमें क्यों नहीं आएगी। देन उसके बाद चलते हैं अगला पार्ट। मानस को पैसे देने हैं 68,000 रुपीज़ ऑन हिज रिटायरमेंट, तो ये भी इसमें नहीं आएगा, बैलेंस लोन में डाल देंगे। बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट है तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है बस सर। तो बेटा इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब करनी है सर हमें कैलकुलेशन। तो बेटा कैलकुलेशन में कितना अमाउंट आने वाला है एक बार चेक करो ज़रा। तो सर यहाँ जो वैल्यू आ रही है सर, ये वाली साइड बड़ी आ रही है हमारी, तो बेटा ये वाली आ रही है मेरी 48,000 रुपीज़ की वैल्यू। तो सर ये भी होनी चाहिए कितनी, 48,000 रुपीज़। द बैलेंसिंग फिगर विल गोज टू अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पार्टनर्स कौन कौन हमारे पास है, राधा, माधव, मानस और अर्नव। राधा, मानस और अर्नव। द अमाउंट
बैलेंसिंग फिगर का इज 40,000 रुपीज़। तो बेटा 40,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो रेशियो में डिवाइड होगा, दैट इज 311। 5 से डिवाइड करेंगे सीधा सीधा, तो बेटा ये आएगा 8,000 रुपये 5 से डिवाइड करने के बाद, और ये भी आएगा 8,000 रुपये। फिर 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगी मेरे पास 24,000 रुपये। डन। तो ये मेरा हो गया क्या बच्चों, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब चलते हैं हम लोग कहाँ बेटा, अब चलेंगे सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर। एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है ना हमारे लिए, वो पहले की तरह बड़ा सिंपल सा होने वाला है, बिकॉज हम हर बार क्या करते हैं बच्चों, हम हर बार अपने पास आइटम्स को डिवाइड मारते हैं। तो कितने आइटम डिवाइड मारोगे आप और किस रेशियो में, क्या करना है आपको? सबसे पहला काम होता है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, आप सिंपल जो भी आपके पास डाटा गिवन है उसको उठा के आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप्स फॉलो करना है। सर स्टेप्स कहाँ मिलेंगे? बेटा स्टेप्स आपको एक वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी रिटायरमेंट के अंडर कि स्टेप बाय स्टेप के नाम से, कि रिटायरमेंट के क्वेश्चन जब आप फ्रेम करोगे तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो वो स्टेप्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी मैं डिक्टेट भी करता रहूँगा अभी करते टाइम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो क्या है, राधा, मानस और अर्नव, ये पर्टिकुलर राधा, मानस और अर्नव। ओके, पहला स्टेप बैलेंस BD, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बेटा बैलेंस ब्रॉड डाउन में कितना अमाउंट आने वाला है? तो सर यहाँ बैलेंस ब्रॉड डाउन में जो अमाउंट आएगा हमारे पास वो आएंगी पुरानी वाली कैपिटल फ्रॉम द बैलेंस शीट, दैट इज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज़। उसके बाद अगला स्टेप होता है सर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो बेटा एक आइटम है हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, विच इज़ 1,10,000 रुपीज़ का अमाउंट। तो ये आप यहाँ डाल दोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बट 1,10,000 में से हमने लॉस को सेटल कर दिया ना, जो इन्वेस्टमेंट पे हुआ 10,000 का, जो बाकी बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके पास। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 20 और फर्स्ट वाला 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60। डन। तो बेटा ये हो गया हमारे पास क्या, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स या लायबिलिटी अगर टेक ओवर किया है तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं था हमारे पास। किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किया है तो बस खत्म। अगला स्टेप ये यहाँ ट्रांसफर करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगला स्टेप ये देखो, यहाँ ट्रांसफर करते हैं, इधर आएगा तो इधर, इधर आएगा तो आप इधर ट्रांसफर कर देना। ओके, बिकॉज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स को पैसा मिलता है प्रॉफिट का, तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी हमारी। तो ये हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, कितना सर, ये हो गया मेरा 24,000 रुपये। बेटा ये हो गया मेरा कितना, 8,000, और ये भी 8,000 रुपये। डन, परफेक्ट। अगला स्टेप बेटा रिटायरमेंट के अंदर अगला स्टेप होता है मेरे पास क्या, गुडविल का डाटा। तो गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? बेटा थोड़ी सी मेहनत आपको वर्किंग नोट्स में करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट्स तो आप वैसे ही बच नहीं सकते, क्या करना है, सबसे पहले मानस इज ए रिटायरिंग पार्टनर, तो क्या निकालोगे आप, मानस की गुडविल। तो मानस का शेयर ऑफ गुडविल कितना होने वाला है बच्चों? देखो गुडविल ऑफ द फर्म मुझे ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 2 लाख रुपीज़। अब इसमें से उसका शेयर क्या है बच्चों? सिंपल, मिडिल पार्टनर है मानस, तो ये हमारे पास कितना शेयर हो गया, 1/5 के हिसाब से 40,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो हमें देना पड़ेगा मानस को। अब देगा कौन बच्चों? सिंपल सर, इसमें न्यू रेशियो वगैरह अगर गिवन है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, बट एज सच इसमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो ओल्ड रेशियो होती है बच्चों वो क्या है, 3, 1 and 1। मानस इज अ रिटायरिंग पार्टनर, तो जस्ट रिमूव द मानस फ्रॉम द मिडिल, और जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, दैट इज 3:1। यही हमारे पास न्यू रेशियो का काम करेगी और यही हमारे पास गेनिंग रेशियो का काम करेगी। इट्स अ केस नंबर 1 जो हमने पहले भी कवर किया था, तो इसको आप लिख भी सकते हो नीचे, गेनिंग रेशियो ऑफ राधा एंड अर्नव इज इक्वल्स टू 3:1। अब क्या करना है बच्चों, सिंपल इस अमाउंट को इस रेशियो में उठा के मानस के अंदर ट्रांसफर मार देंगे, तो कितना कितना अमाउंट है बेटा, 4 आ रहा है इसका टोटल, जिसमें से 30,000 रुपीज़ राधा देगी एंड 10,000 रुपीज़ आपका अर्नव देगा। अब देखो पैसा मिलेगा, अब पैसा मिलेगा तो कहाँ से मिल रहा है, मानस को 2 जगह से मिल रहा है, राधा के अकाउंट से मिलेगा और अर्नव के अकाउंट से मिलेगा, तो वो हम ट्रांसफर करेंगे मानस के अकाउंट में। और सेम अमाउंट जो है हमारा इनके अकाउंट से अगर मिलेगा तो इन दोनों के अकाउंट से कटेगा ना, क्योंकि इनका कटेगा तभी तो इसको मिलेगा, तो ये सेम वैल्यू इस तरफ भी ट्रांसफर हो जाती है हमारे पास, 30,000 रुपये इसके अकाउंट में और 10,000 रुपये हमारा हो गया इसके अकाउंट में। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखोगे आप सर? बेटा यहाँ आप लिखोगे 2, किसका नाम, मानस का, तो यहाँ लिखोगे 2 मानस कैपिटल अकाउंट। क्लियर? परफेक्ट। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब अगला स्टेप बेटा, अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप हमारे पास यहाँ से क्या देखोगे आप, अगला स्टेप होता है हमारे पास जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको सेटलमेंट करवा दो। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो हमारा कौन है, मानस। तो बेटा मानस का शेयर कितना बनने वाला है एक बार चेक कर सकते हो आप। तो बेटा ये होने वाला है 3 लाख और ये 3,40,000 रुपये, 3,60,000 और 3,60,000
8,000 रुपीज़, मतलब 3,68,000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा मेरा माइनस का। एंड क्वेश्चन सेज फ्रॉम दिस अमाउंट हमने 68,000 रुपीज़ माइनस को पे कर दिया है, इन कैश लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखोगे यहाँ पे आप, सिंपल टू कैश अकाउंट। उसके बाद जो पैसा बच गया, कितना बचेगा बच्चों, इतने में से इतना तो हमने पे कर दिया सर, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा एग्जैक्टली 3 लाख रुपीज़ का। तो 3 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है वो कहाँ डालोगे आप सर, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमने पहले भी किया हुआ था। परफेक्ट। तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे माइनस का लोन अकाउंट आपने ओपन कर देना है, दैट्स इट। परफेक्ट, अब हो गया। अब इसके बाद अगला जो पार्ट आता है मेरे पास, वो आता है बैलेंस सीडी का। ठीक है, बैलेंस सीडी, लेकिन बैलेंस सीडी निकालना नहीं है आपको, यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट है। क्योंकि लास्ट वाले अगर कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं होता तो हम क्या करते हैं सर, हम सिंपल सा, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो आप क्या करते बच्चों सर, सिंपल से आप बैलेंसिंग करते और क्वेश्चन खत्म हो जाता हमारा। बट इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है आपके लिए। तो अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, आप सिंपल बेटा क्या निकालोगे आप, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राधा एंड अर्नव आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारी एडजस्टमेंट के बाद जो भी आपको निकालनी है वैल्यूएशन वो आप निकाल लेते हैं। तो बेटा राधा की कैपिटल, राधा कितना आएगा, सबसे पहले राधास कैपिटल। तो बेटा राधा की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आने वाली है, यहाँ से टोटल कर लो आप। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 4,84,000 रुपीज़। लेकिन इसमें से ये माइनस करोगे आप टोटल अमाउंट का, दैट इज़ 30,000 रुपीज़। तो बेटा ये कितना आने वाला है सर, ये आएगा हमारे पास टोटल 4,54,000 रुपीज़ का अमाउंट राधा का। एंड ऐसे ही आपको निकालना है अर्नव का। तो बेटा अर्नव की कैपिटल कितने आने वाली है, अर्नव के यहाँ से देखो आप निकालो सीधा, 2,20,000 रुपये और 8,000 रुपये कितना आएगा, ये 2,28,000 रुपीज़ माइनस, यहाँ से कितना है 10,000 रुपीज़ आपको सिंपल माइनस करना है। तो बेटा जैसे ही आपने 10,000 रुपीज़ माइनस किया, यू विल गेट द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2,18,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, जैसे ये आ गया, अब इनका कुछ क्या करना है आपको, अगले स्टेप में क्या लिखा था, इनको टोटल कर दो आप सिंपल। तो जो आंसर आएगा वो क्या लिखोगे आप, टोटल कैपिटल है आपके पास ये क्या, ऑफ न्यू फर्म। परफेक्ट। तो न्यू फर्म का टोटल कैपिटल हमारे पास ये आने वाला है, विच विल बिकम हाउ मच, ये आपके पास आ गया 0 0 0 और ये टोटल करोगे आप, ये हो गया 2 और ये हो गया 7 और ये हो गया 6। तो कितना आ गया बच्चों, 6,72,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है मेरे पास टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनता है, जो कि पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो जो बचा हुआ पार्टनर है उनका बचा हुआ शेयर वही न्यू और वही गेनिंग। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो इस रेशियो में आप डिवाइड कर दो, खत्म काम। और कहाँ लिखोगे आप, यहाँ क्या होता है मैंने कि कैलकुलेट करो और आपको सिंपली प्लेस कर देना है बैलेंस सीडी वाले सेक्शन में। तो ये हमने प्लेस किया, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अगर बच्चों कितना आने वाली वैल्यू है। तो 6 से डिवाइड करोगे आप, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो सिंपली 1,68,000 रुपीज़ हो गया अर्नव के लिए, और मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया मेरे पास 5,04,000 रुपये किसके लिए बच्चों, राधा के लिए। क्लियर, ठीक है सर। बेटा ये अगर आपको क्लियर है तो आप हम क्या करेंगे, सिंपल बैलेंस। अब बैलेंसिंग फिगर के लिए क्वेश्चन ने बोला था हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो बैलेंस निकालो जरा। देखो बच्चों ये वाली साइड कितनी आ रही है, 1,78,000 और ये मेरे पास कितना आ रहा है 2,28,000। तो बेटा बड़ा तो यही है ना, 2,28,000। तो ये भी कितना आएगा 2,28,000। अब सिंपल आपको क्या करना है, 2,28,000 माइनस 1,78,000 रुपीज़, तो ये माइनस कर दो आप। तो बैलेंसिंग से कितना बच रहा है बच्चों यहाँ पे 50,000। तो ये कहाँ डालना है सर हमें, बेटा ये डालना है आपको करंट अकाउंट में। एंड मेक श्योर बैलेंस सीडी के अलावा अगर कोई भी आपका बैलेंसिंग फिगर आता है तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपको लिखना है वहाँ पे कि ये बैलेंसिंग फिगर है आपको। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी को माना जाता है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपने कैपिटल एडजस्टमेंट किया है तो आपको दिखाना पड़ेगा। अभी एक और चीज़ चेक करते हैं बेटा, इस सारे टोटल कितना आ रहा है आपका, सर ये आ रहा था 4,84,000 रुपीज़, बट ये तो 5,04,000 तो यही है। तो ये वाली सर हैवी हो गई, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 5,34,000 रुपीज़। तो 5,34,000 रुपीज़ ये, और ये आ रही थी मेरा 84, तो 16,000 और प्लस कर दो इसके अंदर 34 में, तो ये आ जाएगी बेटा 50,000 रुपये। तो ये क्या लिखोगे आप, सिंपल बेटा ये आ गया आपके पास करंट अकाउंट, एंड ये इसका बैलेंसिंग फिगर हो गया। क्लियर हुआ। तो बेटा दोनों का बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ चुका है, और जहाँ कुछ नहीं आता उसके आगे आप डैश लगाना मैंडेटरी है, भूलना मत इसको, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा आपको, एग्जामिनर को भी हेल्प करेगा चेकिंग करने के लिए कि कुछ मिसिंग नहीं है वहाँ पे। क्लियर हुआ, ठीक है सर।
बेटा अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आपके लिए कैपिटल अकाउंट आई डोंट थिंक सो कि कोई मुश्किल आया होगा, बिकॉज बहुत सिंपल बनता है, सारे स्टेप्स वाइज हमने कंप्लीटली फॉलो किया है और सारी चीज़ें अगर ठीक रहेंगी तो बैलेंस शीट आपकी 110% मैच करेगी ही करेगी। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सीधा, हम कहाँ चलोगे, अब हम चलते हैं सीधा बैलेंस शीट के ऊपर। तो बेटा बैलेंस शीट कैसे बनानी है? बैलेंस शीट वैसे ही बनाओगे जैसे हम लोगों ने पहले प्रिपेयर किया था। बैलेंस शीट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी होता है आपका इसी में होता है, तो वो हमने कर ही लिया ऑलरेडी। ठीक है जी, ठीक है। तो सर यहाँ चलते हैं सीधा सीधा, तो क्या निकालोगे आप? बेटा आप यहाँ निकालोगे सीधा क्या चीज़ें, अब निकालेंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर चेक करो पुरानी वाली चीज़ें सबसे पहले। तो बेटा पहले हमारे पास कितनी वैल्यूज़ गिवन थी, एक बार वो निकाल लेते हैं। ओके लेट मी चेक, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे आपके पास गिवन है कैपिटल आइटम, तो कैपिटल अकाउंट्स है ना, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है मेरे पास, ये। तो कैपिटल अकाउंट में किस किस के कैपिटल आएंगे अब? सर अब कैपिटल आएंगे बचे हुए पार्टनर्स के, जिसमें राधा है और केवल अर्नव है। कैपिटल कौन से आएंगे बच्चों अब? सर कैपिटल आएंगे ये नए वाले, मतलब ये बैलेंस सीडी वाले, ये और ये। तो ये कितना आने वाला है बेटा? ये आने वाला है 5,04,168,000, तो ये हो जाएगा 6,72,000 रुपीज़। एंड मानस इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर जिसका कुछ पैसा लोन में पड़ा हुआ है, तो जितना पैसा लोन में पड़ा हुआ है वो हम यहाँ डाल देंगे। सर लोन में कितना पड़ा हुआ है? ये वाला अमाउंट कितना है बच्चों? 3 लाख रुपए, ये हमने यहाँ डाल दिया। अगर हमने पूरा पैसा दे दिया हो तो हम क्वेश्चन डालते हैं। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बिकॉज 10,000 रुपये हमने एडजस्ट करवा दिया और 1 लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट मार दिया, खत्म हो गया। देन उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू बच्चों कितनी आने वाली है? सर क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं थे हमारे पास, तो वो आ जाएगा एज इट इज सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। देन फर्नीचर पे अगेन देयर इज नो सच एडजस्टमेंट्स। हाँ 3,000 रुपये से क्वेश्चन बोला रिड्यूस करने के लिए, तो अभी कितना आएगा ये? 4,57,000 रुपीज़ का 3,000 से हमने माइनस कर दिया इसलिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी न्यू वाली, दैट इज मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन अ क्वेश्चन, दैट इज 1,90,000 रुपीज़। इसके बाद स्टॉक में उसने मुझे बोला था कि भाई आपको अप्रिशिएट करना है स्टॉक बाय 20%, तो ये 48,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये हम इसमें प्लस कर देंगे। तो पहले स्टॉक था मेरे पास कितना बच्चों? 2,40,000 का, अब कितना हो जाएगा? 2,88,000 का। देन उसके बाद डेटर्स की वैल्यू पे आ जाओ। डेटर्स की वैल्यू में सबसे पहले डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास, सेम रहेगा। देन माइनस करोगे आप इसमें से क्या? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स विच विल बी 15,000 रुपीज़, बिकॉज क्वेश्चन ने मुझे कहा था कि आप 15,000 रुपये तक वैल्यू लेके जाओ, तो 10 तो पहले से लगा हुआ था, 5 और मुझे एक्स्ट्रा लगाना है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 2,05,000 रुपये का। देन कैश बैलेंस, अब देखो बच्चों पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कैश कितना अवेलेबल था? सर 1.5 लाख रुपये, फ्रॉम विच 68,000 रुपीज़ की हमने मानस को पेमेंट करवाई। तो बेटा अगर आपने पेमेंट करवा दिया तो जाहिर सी बात है आपका कैश कम होगा। कितना कैश कम होगा बच्चों? तो ये आ जाएगा 82,000 रुपीज़ का अमाउंट। क्लियर? ठीक है सर, हमारा सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे? अब आप क्या करोगे? इसको चेक करो ज़रा। बेटा ये आपने कर दिया, प्रोविजन फॉर डीडी हो गया सर, फर्नीचर हो गया, ये हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया था ऑलरेडी, स्टॉक हो गया सर, स्टॉक भी हो गया, डन। अब आपको लास्ट में जो आपने पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस किया था वहाँ पर आपने क्या किया था बच्चों? आपने करंट अकाउंट ट्रांसफर किया था, है ना? तो जो मैक्सिमम टाइम जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं तो हम इस करंट अकाउंट को भूल जाते हैं, जो कि सब कुछ सही करने पर लास्ट में छोटी सी गलती है वैसे आपका 1 नंबर काट लेता है टीचर आराम से। तो कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं? ये वाले बैलेंस की बात कर रहा हूँ, जो ये करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, जो यहाँ ट्रांसफर हुआ है, यहाँ ट्रांसफर हुआ। हालांकि आप ट्रांसफर करोगे तो कोई गलती नहीं है, नहीं करोगे तो आंसर आपका मैच करेगा और आपको लगेगा ठीक भी है, बट नंबर कट जाते हैं फिर भी। ट्रांसफर कैसे करना? देखो बच्चों ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल पार्टनर्स के बैलेंस शीट अगर मैं इसके नीचे बना दूँ तो क्या होता है? कैपिटल ऐसे ट्रांसफर हो रही है लायबिलिटी साइड पे, सेम ऐसे ही ये वाला जो अमाउंट है ये भी ऐसे ही ट्रांसफर होगा, ठीक है? तो ये जो करंट अकाउंट है किसका है? ये राधा का है, तो राधा का करंट अकाउंट इस तरफ ही ट्रांसफर होगा, यहीं लिख लोगे आप क्या इस नाम से, सेम वही राधाज करंट अकाउंट। कितना वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ पे? सिंपल 50,000 रुपये। और दूसरा कौन है? अर्नव, तो अर्नव का बैलेंस इस तरफ आया था, तो ये भी हम यहीं डाल लेंगे, अर्नव्स करंट अकाउंट। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 50,000। देखो ये तो ट्रांसफर करने की शॉर्टकट ट्रिक से, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक की अगर बात करूं, ये जो पैसा है ये राधा को लेके आना है घर से, जो उसने अभी नहीं लेके आई, तो हमने क्या किया? उसको डेटर बना दिया। डेटर बनाया मतलब इसका पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फ्यूचर में वो पे कर देगी। तो फर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये एसेट्स है, तो हमने क्या किया? यहाँ ट्रांसफर कर दिया ऑन एसेट साइड। और इस तरफ क्या है? अर्नव का पैसा देखा जाए तो कितना लगा हुआ है फर्म में? इतना पैसा लगा हुआ है, लेकिन हमें कितना चाहिए उसमें से? इतना चाहिए,
है ना, इतना मतलब टोटल 178 का बैलेंस हमें उसका कट कर दिया, फिर भी कुछ पैसा उसके ऊपर एज ए लायबिलिटी रहेगा फर्म का। तो फर्म का पैसा लायबिलिटी रहेगा, तो लायबिलिटी हमारे लिए, हमने पे तो किया नहीं अभी तक इसको, तो पे नहीं किया, इसीलिए लायबिलिटी साइड पे आ जाता है, ये रहा आपका वैल्यू। डन। तो ये जो ट्रांसफर करने का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये होता है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली मेक अ टोटल ऑफ बोथ साइड्स और आपकी ये वैल्यू मैच कर जाएगी। देख लेते हैं एक बार, 3 लाख, 6 लाख, 12,72,000 रुपये की वैल्यू आ रही है मेरे हिसाब से, एंड द 12,72,000 रुपये इज राइट आंसर। तो दोनों साइड पे हमारी जो वैल्यू है सेम आने वाली है, 12,72,000 रुपये। तो 12,72,000 रुपीज़ इस तरफ का टोटल, और उधर का टोटल 4,57,000 रुपीज़, 1,90,000 रुपये, 2,88,000 रुपीज़ का वैल्यू, 2,05,000 रुपये एंड 82,000 रुपीज़ एंड 52। तो ये एग्जैक्टली आपका सेम आ रहा है 12,72,000 रुपीज़, विच मेक्स अ सेंस कि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट तरीके से ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ओके, तो ये हमारा क्या है, केस नंबर 2 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन अ रिटायरमेंट टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग करेंगे केस नंबर 3, जहाँ पर पार्टनर्स की डिमांड थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या डिमांड बढ़ जाती है, वो चाहता है कि हमारी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हो, प्लस कैश या बैंक का बैलेंस भी वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पे चाहता है। तो अगर इस तरीके की डिमांड होगी तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो टॉपिक है ये और ज़्यादा सिंपल होने वाला है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो हमारा केस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वो भी कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी हम क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ करने से रहते हैं। आपको क्या लगता है सर समझ में आई है, हम लोग कर लेते हैं। मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है बच्चे क्या करते हैं, मेरे से सर मैक्सिमम पूछते हैं कि सर जो एक्स्ट्रा मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के वो कैसे आते हैं। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, गलतियाँ करने से ना कभी भी डरना मत, क्योंकि गलतियाँ आपको स्ट्रांग बनाती हैं। बट एक पॉइंट उसके आगे वाली लाइन भी आपको ध्यान रखनी है कि गलतियाँ रिपीट मत करना। ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ करने वाला, कहते हैं ना सक्सेसफुल ज़्यादा कौन होता है, ज़्यादा मार्क्स किसके आते हैं, अगर हम आपकी स्टूडेंट एक लेवल पे बात करें, किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो ज़्यादा गलतियाँ करता है, जो या फिर जो एक भी गलती नहीं करता है ना, हमेशा ज़्यादा मार्क्स उसके आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करता है। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ वही करेगा जो प्रैक्टिस करेगा। अगर आपने गलती एक भी नहीं की तो इसका मतलब क्या, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिस मांगेगा ही मांगेगा, थ्योरेटिकल नहीं है, एक दिन में आपने याद किया अगले दिन जाके उल्टी करके आ गए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मेक श्योर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बार अगर आपने कोई गलती कर ली, उस गलती से सीख जाओ और वो गलती दोबारा से रिपीट मत करो, इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। बाकी हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, डेडिकेटेड वीडियो, जो हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर कवर अप करते रहेंगे। और 12th क्लास का पूरा कोर्स आपको बहुत ईजीली समझ में आने वाला है, 11th क्लास का भी, क्योंकि 11th क्लास के लेक्चर आपके सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर 11th क्लास में अगर आप किसी को जानते हैं तो आप प्लीज़ रेफर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।